हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया 14 फरवरी। देखते देखते देखिए 2 मंथ निकल गया, लेकिन पता भी नहीं चला। समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। तो आज 14 फरवरी के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स होंगे वो सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आपको सारे क्लास का पीडीएफ यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए, आज का थॉट है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो देखिए, अभी मैंने यही बात कहा कि समय कितना जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए अपने हर पल का खबर रखिए और हर पल को इस्तेमाल करिए अपने आने वाले फ्यूचर को बनाने के लिए। तो चलिए, इसी सोच और विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान अंडमान निकोबार के किस जगह पर मड ज्वालामुखी यानी कि कीचड़ का कीचड़ का ज्वालामुखी कीचड़ कीचड़ का ज्वालामुखी ज्वालामुखी देखिए, इसमें से लावा नहीं निकलता बल्कि कीचड़ निकलता है, यानी मिट्टी निकलती है। तो ये अभी कहाँ पर हुआ है? तो ये अंडमान निकोबार में, मिडिल अंडमान में, मिडिल यानी कि मिडिल मिडिल अंडमान जो है, वहां पर डिंगलीपुर एक जगह है, वहां पर ये अभी ज्वालामुखी फटा है। इससे पहले 2025 की बात करें, 2025 की, तो बारातांग बारातांग जो आइलैंड है, आइलैंड, वहां पर भी एक ऐसा ज्वालामुखी फटा था, कीचड़ ज्वालामुखी, जो सेडिमेंट्री गैस और ये सब निकलता है। उसमें क्या निकलता है? सेडिमेंट्री यानी कि मिट्टी और गैस यहाँ से निकलता है। यहाँ से लावा नहीं निकलता, यानी कि जलता हुआ कोई पदार्थ नहीं निकलता, बल्कि मिट्टी निकलती है। और ये कहाँ पर फटा है? यानी कि ये उत्तर अंडमान में ये फटा है। और यहाँ पर एक पास में जगह है, जो है जोल टेकरी नाम की एक जगह है, उसी के पास में ये फटा है। और ये जो 2025 में फटा था, ये 20 सालों के बाद, 20 वर्षों के बाद ये पहली बार फटा था। 20 वर्षों के बाद ये 2 अक्टूबर को 2025 में ये फट गया था। और यहाँ से गैस और प्राकृतिक जो गैसें होती है वो सब यहाँ से निकलना शुरू हुआ था। और ये 3 से 4 मीटर मीटर तक ऊपर तक ये मिट्टी उछला था, टीला बन गया था। और 150 किलोमीटर तक ये आवाज आ रहा था। और ये कहाँ, बारातांग आइलैंड कहाँ है? तो ये मध्य अंडमान में है, मध्य अंडमान में। अंडमान ये कहाँ है? ये नॉर्थ अंडमान में है। और ये जो 2025 में फटा था, ये मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान में स्थित है। और ये 20 वर्ष के बाद हुआ था। तो पहली बार कब फटा था? तो ये पहली बार जब फटा था तो ये 2005 में फटा था। उसके बाद ये 2025 में फटा, जो 2025 में फटा था। और 2026 की बात करें तो ये डिंगलीपुर एक जगह है, वहां पर अभी फरवरी 2026 में ये फटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, खबरों में रहा चक्रवात गजानी 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 किस देश में आया है? तो ये आया है मेडागास्कर में। और ये कब टकराया है? तो ये टकराया है 10 फरवरी को 10 फरवरी को 10 फरवरी को मेडागास्कर के एक बंदरगाह है, वहां पर टोमा सीना वहीं पर ये टकराया है। और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। और 2000 से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों को खाली करके जाना पड़ा है। और इसका स्पीड कितना है? तो 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है, हवाएं चल रही है वहां पर। इसका डायरेक्शन क्या है? तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ यहाँ पर हवाएं चल रही है, पश्चिम की तरफ। और ये किस तरह का चक्रवात है? तो ये ट्रॉपिकल चक्रवात है, ट्रॉपिकल चक्रवात है। ट्रॉपिकल चक्रवात की बात करें तो भारत में भी यही चक्रवात आता है। और ये भी जो मेडागास्कर है ये भी इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में ये स्थित है।
और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड आइलैंड है, आइलैंड देश है। और इसकी राजधानी क्या है मेडागास्कर की? तो इसकी राजधानी है एंटानानीरियो, ये इसकी राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने साइंस और आर्ट्स के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा का ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो देखिए, केरल जो है इस तरह का फैसला किया है और ये पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने की बात कही है। देखिए, केरल में जो है, अगर महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, शिक्षा सबसे ज्यादा है और 2011 की जनगणना के अनुसार भी सबसे ज्यादा शिक्षित लोग यहीं पर हैं, यानी कि साक्षर लोग। शिक्षित और साक्षर अलग होता है, तो साक्षर लोग सबसे ज्यादा केरल में ही हैं। तो अभी इसने ऐसा किया है और इससे पहले यहाँ पर 12th तक फ्री था, लेकिन अब क्या किया गया है, अब ग्रेजुएशन तक इसको फ्री कर दिया गया है। और यहाँ पर इसका बजट पेश हो रहा था, केरल का बजट पेश अभी हो रहा है, यहाँ पर सत्र चल रहा है विधानसभा का, उसी में इसको अभी लॉन्च किया गया है। 2026-27 का बजट इनका अभी चल रहा है। और यहाँ पर एआई से संचालित कोचिंग भी शुरू किया जाएगा, कोचिंग भी शुरू किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2026 की जनगणना। देखिए, ये 25 नहीं है बल्कि पक्षी है, पक्षी 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 ये पक्षी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। पक्षी जनगणना में नल सरोवर में एक पक्षी विहार है, वहां पर 6.42 लाख पक्षी को दर्ज किया गया है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में ये स्थित है। यहाँ पर 6.42 लाख पक्षी दर्ज की गई है। यहाँ पर 270 प्रजातियों का पता चला है, पक्षियों का। और ये 2012 में इसको रामसर, यानी कि जो ईरान कन्वेंशन है जिसमें रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, तो 2012 में रामसर का इसको दर्जा दिया गया था, रामसर का दर्जा 2012 में। और यहाँ पर कौन कौन सी पक्षियां पाई जाती हैं? तो फ्लेमिंगो और रोजी पेलिकन यहाँ पर पक्षियां पाई जाती हैं। और ये बर्ड सेंचुरी कब बना था, पक्षी विहार कब बना था? तो 1969 में ये पक्षी विहार बनता है। और ये जो पक्षी जनगणना है ये हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 2 वर्षों में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बजट 2026-27 के तहत भारत सरकार ने किस राज्य में 2 नए मेगा टेलीस्कोप स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में बनाने की मंजूरी दी गई है। लद्दाख में एक जगह है हेनले, वहां पर ये 2 जो टेलीस्कोप हैं उसको बनाया जाएगा। उनका नाम क्या है? तो एक है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये अभी दोनों को लॉन्च किया गया है। एक जगह है हेनले, वहां पर लद्दाख में। और ये क्या करेगा? जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि ये सोलर है, तो सोलर में ये सूर्य का स्टडी करेगा। और ये क्या करेगा? तो ये वेदर का, यानी कि मौसम की जानकारी ये देगा और उसकी स्टडी करेगा, जानकारी के लिए देगा। अगर हम हेनले की बात करें, हेनले जो जगह है, यहाँ पर
डार्क स्काई रिजर्व भी बना हुआ है। डार्क स्काई रिजर्व बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 4,500 मीटर ऊंचाई पर इसको बनाया गया है, जो वर्ल्ड का भी सबसे ऊंचा बनाया हुआ ये डार्क स्काई ऑब्जेक्ट और मतलब कि जगह है। डार्क स्काई रिजर्व है ये रिजर्व। और ये क्या करता है, ब्रह्मांड की यानी कि स्पेस में जो घटनाएं घट रही है उन सबको ये कैप्चर करता है। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 131 और इस रैंक में अगर देखें तो इस रैंक में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे डेनमार्क है। डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पे रहा है। डेनमार्क पहले स्थान पे फर्स्ट पे और इसका स्कोर क्या रहा है, तो 0.939 इसका स्कोर रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। माफ करिएगा, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है। आइसलैंड दूसरे नंबर पे है। थर्ड पे नॉर्वे। भारत का स्कोर कितना है, भारत 131 नंबर पे रहा है, तो भारत का स्कोर है 0.607 इसका स्कोर रहा है भारत का। और अगर हम इसमें ये 181 देशों का ये डेटा जारी किया गया है। देशों का उसमें से लास्ट पे कौन है, लास्ट में है अफगानिस्तान। रहना ही था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, ना उनको पढ़ने का अधिकार है और ना ही कहीं जाने का, हमेशा पर्दे में ही रहना है उनको। तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं, तो इनको लास्ट में रखना तो लाजमी है। लेकिन भारत का भी स्कोर कुछ अच्छा नहीं है, 131 रैंक पे 181 देशों में से, तो काफी पीछे है अभी भी भारत। डेनमार्क जो है ये 3 वर्षों से लगातार इस पोजीशन पर बना हुआ है। टॉप पे यानी कि पहले नंबर पे डेनमार्क ही बना हुआ है 3 वर्षों से लगातार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में हुए ऐतिहासिक शोध में इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में लगभग 30 प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं। यह किन भाषाओं में लिखे हुए हैं, तो देखिए ये तमिल ब्राह्मी में मुख्य तौर पे लिखे हुए हैं और कहीं कहीं पे प्राकृत और संस्कृत भाषा को भी लिखा हुआ है ये शिलालेख। तो अभी ये कहाँ पाए गए हैं, तो इजिप्ट में यानी कि मिस्र में इसकी खोज की गई है। मिस्र या इजिप्ट यहाँ पर खोज की गई। और इससे क्या पता चलता है कि भारत का जो व्यापार था वो यहाँ से होता रहा होगा। और यहाँ पर एक तमिल व्यापारी का नाम बार बार आया, जिनका नाम है सिगाई कॉटन। यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम बार बार आता है और ये एक तमिल व्यापारी है। व्यापारी इसका बार बार इसमें नाम आया कई बार। और ये 30 जो जगह है शिलालेख है वो पाए गए हैं और ब्राह्मणी और तमिल के रिलेटेड यानी कि तमिलनाडु से रिलेटेड ये जगह है। और किसके किनारे पाए गए हैं इजिप्ट में, तो ये नील नदी के किनारे पाए गए हैं। नील नदी जो है सफेद नील और सफेद नील यानी कि व्हाइट नील और जो नीली यानी ब्लू नील इनसे मिलके ये बना हुआ नदी है नील नदी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैली ऑफ द किंग्स में लोगों को दफनाया जाता है। ये तो अभी भी जगह वहां पर है, यानी कि यहाँ पर जो बड़े राजा महाराजा लोग थे, राजा महाराजा उनको दफनाया जाता है। यहाँ पर दफनाया जाता था, यानी कि ये एक कब्रिस्तान के रूप में है और यहीं पर ये शिलालेख पाया गया है। और यहाँ पे संस्कृत भाषा प्रकृति नहीं है, प्राकृत भाषा है और तमिल और ब्राह्मी भाषा यहाँ पर लिखा हुआ है शिला। और ये कौन सी सेंचुरी का है, तो 1 से 3 सेंचुरी का ये बताया जा रहा है और यहाँ पर खोज की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बता दूं कि वैली ऑफ किंग्स है, इसको यूनेस्को की साइट में भी रखा गया है।
यूनेस्को की साइट में भी रखा गया है। यूनेस्को में कब रखा गया था? तो 1979 को इसको यूनेस्को की साइट में रखा गया था। नेक्स्ट है बजट 2026-27 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, महंगाई यानी कि सीपीआई, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी 2026 में इनका बेस ईयर क्या रखा गया है? देखिए, एक आधार वर्ष होता है जो हर किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है ताकि उस बेस ईयर से, उस आधार वर्ष से कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना तरक्की हो रहा है, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए इसको रखा जाता है। तो ये अभी 2026 में नया बेस ईयर रखा गया है, जिसमें 2022-23 जो है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का बेस ईयर क्या रखा गया है? तो 2022-23 रखा गया है। और पहले क्या था? पहले यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर पहले क्या था? तो पहले इसका था 2011-12 इसका बेस ईयर था। और अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई की बात करें तो सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका बेस ईयर 2024 रखा गया है। और इसका पहले बेस ईयर क्या था? तो 2012 इसका बेस ईयर था। और अगर हम आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें, आईआईपी की बात करें तो इसका बेस ईयर रखा गया है 2022-23। और इसका पहले क्या था बेस ईयर? तो इसका पहले बेस ईयर 2012 बताया गया था। तो अब इसको बदल दिया गया है और अब ये नया बेस ईयर है, यानी कि 2022-23 से अब ये कैलकुलेट किया जाएगा। और ये किया किसने है? तो स्ट्रेटेजिक जो मंत्रालय है यानी सांख्यिकी मंत्रालय जो है, सांख्यिकी जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके द्वारा इसको किया गया है। और ये चेंज इसलिए किया जाता है ताकि उस बेस ईयर के हिसाब से हम देख सके कि हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है, कितना ग्रो हो रहा है, कहाँ कहाँ किस फील्ड में हम लोग कितना डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अभी रखा गया है। और ये कब कितने दिनों के लिए तक रखा जाता है? तो 3 से 5 वर्षों के बीच में ये रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पायलट प्रोजेक्ट किन किन राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये बीदर कर्नाटक में भी रखा गया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लेकिन जो प्रमुख रूप से देखें, इसका आंसर तो सभी होगा, लेकिन प्रमुख रूप से देखें तो ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में रखा गया है। और इससे जो अनाज है वो जो बर्बाद हो जाता है उसको स्टोर करने के लिए विश्व का यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो भंडारण क्षमता है इसका है। और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी होगी अनाज भंडारण की? तो ये 1000 मीट्रिक टन तक इसका भंडारण क्षमता होगा। और एमपी में जो है इसकी भंडारण क्षमता कितनी होगी? तो 50 मीट्रिक टन जो है यहाँ पर भंडारण क्षमता होगी। और इसको मोदी जी ने कब लॉन्च कर दिया था? तो इसकी लॉन्च करने की बात उन्होंने 31 मई 2024 को ही कर दी थी, 23 को, और 2024 में इसको लॉन्च कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। लेकिन अब ये क्या हुआ? अब ये पायलट प्रोजेक्ट की तहत शुरू हो गया है ताकि जो किसानों का अनाज बर्बादी होता है यानी कि जो ग्रेन बर्बादी होते हैं अनाज, उनकी बर्बादी को रोका जा सके और किसानों को अच्छी खासी जो उनकी फसल होती है उसकी कीमत उनको दिलाई जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा पालतू पशु पार्क बनाया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है ताकि जो पशु कल्याण इसको बढ़ावा दिया जा सके। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो चेन्नई और कोयम्बटूर में इसको बनाया जा रहा है। कोयम्बटूर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा गिलबर्ट हिल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गिलबर्ट हिल जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये खबरों में क्यों आया? तो ये खबरों में इसलिए आ गया क्योंकि आनंद महिंद्रा इनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और उसमें ये फोटो लगा हुआ रहता है। और वो कहते हैं कि जो मुंबई की कंक्रीट के जंगल है उसके बीच आश्चर्यजनक स्थल को रेखांकित करता है। तो उनके ट्वीट के बाद ये काफी चर्चा में आ गया और बताया जा रहा है कि ये 66 मिलियन पुराना यानी कि 6.6 करोड़ पुराना ये स्थान है।
और अब इसकी संरक्षण की बात कही जा रही है, संरक्षण की बात की जा रही है। इसीलिए आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद ही ये चर्चा में आया है और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 200 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर किस तरह का पत्थर पाया जाता है तो यहाँ पर काला बेसाल्ट यानी कि काले बेसाल्ट बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। और इसकी अभी संरक्षण जो अवैध यहाँ पर कोई भी चीज अतिक्रमण हो रहा है और यहाँ पर जो गतिविधि अवैध हो रहा है उसको रोकने के लिए और इसके संरक्षण के लिए इन्होंने ट्वीट किया था, तभी ये न्यूज में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड को हासिल करने को लेकर गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ने के बाद नाटो ग्रुप ने आर्कटिक में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है। नाटो को कब बनाया गया था तो देखिए, जो यूएसए है वो ग्रीनलैंड किसका है तो ये डेनमार्क द्वारा इसको शासित किया जाता है। लेकिन यूएसए जो है इसको हासिल करना चाहता था, क्योंकि यूएसए जो है उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है यानी कि प्रशांत महासागर में जो भी क्षेत्र है उन सब पर ये कब्जा धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को माद्रो जो थे उनको उठा के उनको और उनकी पत्नी को उठा के यूएसए लेके चले गए थे। तो इसीलिए ग्रीनलैंड को भी ये हासिल करना चाहते थे और कह रहे थे कि चीन और रूस जो है ये इस पे कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ और ही है। ये जो तेल यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं उसी के खोज के लिए ये इसके आसपास प्रशांत महासागर का जो ये क्षेत्र है उस पर ये यूएसए कब्जा करना चाहता है। तो चलिए, ये कब बना था नाटो तो ये बना था 4 अप्रैल 1949 को ये बना था। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, आर्कटिक सेंट्री मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पर सैन्य जो शक्ति है, सैन्य तैनाती जो है उसको बढ़ाया जा सके, यहाँ पर ग्रीनलैंड में बढ़ाया जा सके, ताकि जो रूस और चीन का जो प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ रहा है आर्कटिक ओशन में उसको ये कम करें और उसको रोकने के लिए यहाँ पर सेना तैनात करें। इसीलिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया, आर्कटिक सेंट्री मिशन को शुरू किया गया है। और जो अभी विवाद हुआ था उसको थोड़ा शांत करने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। नाटो की बात करें नाटो तो ये बना कब था तो 4 अप्रैल 1949 को ये बना। और इसमें सदस्य कितने हैं तो इसमें 32 सदस्य देश हैं। और इसमें अगर नए देश की बात करें, नया देश कौन जुड़ा है तो 2024 में इसमें स्वीडन जुड़ा है, स्वीडन। और 2023 की बात करें 2023 में तो इसमें फिनलैंड जुड़ा था, फिनलैंड। इसकी नाटो ग्रुप का जो है एक अनुच्छेद ये हमारे देश के अनुच्छेद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इस ग्रुप के लिए एक अनुच्छेद 5 बना हुआ है जो कहता है कि अगर एक भी देश पर किसी देश ने हमला कर दिया और ये जो ग्रुप है ये यूरोप और जो साउथ अमेरिका वाला देश है वो सारे देश इसमें शामिल हैं। तो जो अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि अगर एक भी देश पर अगर किसी देश ने हमला कर दिया तो वो सारे यूरोप के जो 32 के 32 सदस्य हैं वो अपने ऊपर ये हमला समझेंगे और उसकी सुरक्षा का कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाया क्यों जाता है तो इसको मनाया जाता है यूएन का जो रेडियो था उसकी स्थापना की याद में इसको मनाया जाता है, स्थापना की याद में मनाया जाता है। 13 फेब को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कौन करता है तो 2011 में इसकी घोषणा करता है यूनेस्को इसकी घोषणा करता है। और 2012 में यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा जो है यूएनओ, वो इसको अपनाता है और फिर यहाँ से मनाना शुरू होता है। इस बार का अगर थीम देखें 2026 की थीम क्या है तो इस बार की थीम है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक टूल है, एक टूल है, टूल है, आवाज नहीं, आवाज, आवाज नहीं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो एआई है, जो अगर रेडियो और एआई एक टूल के तौर पे काम करते हैं, आवाज की तरह नहीं, तो एक ये टूल है जिसका इस्तेमाल करके रेडियो को और बेटर बनाया जा सकता है। और अगर भारत की बात करें, भारत की, तो भारत में जो कम्युनिटी रेडियो था, रेडियो रेडियो कम्युनिटी 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 रेडियो था, वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1 फरवरी 1 फरवरी 2004 को इसको लाल कृष्ण आडवाणी ने लॉन्च किया था। और अगर भारत में रेडियो मैन कहा जाए तो रेडियो मैन किसे कहा जाता है? रेडियो मैन किसे कहा जाता है? तो ये राम सिंह बोद्धा को कहा जाता है, जो यूपी से रहने वाले थे। अगर ये रेडियो की बात करें, भारत में कब शुरू हुआ? अगर भारत में बात करें, भारत में रेडियो कब शुरू हुआ? भारत में रेडियो शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? जून के समय पर ये शुरू हुआ था भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस राज्य में शुरू किया गया है, जहां जय हो गीत बजाया जाता है? देखिए, जय हो जो गीत है, इसको ऑस्कर भी मिल चुका है। तो ये कब मिला था? 22 फरवरी 2009 को इसको ऑस्कर भी मिल चुका है। ऑस्कर, इसका दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड है, वो भी इसको मिल चुका है। और कौन सा एकेडमी अवार्ड था? वो 81 नंबर का जो एकेडमी अवार्ड था, वो इसको मिल चुका है। और ये गाना बनाया किसने था? तो ए आर रहमान ने इसको बनाया था, यानी कि म्यूजिक दिया था। और ये किस मूवी का है? तो ये मूवी है स्लम डॉग मिलीनियर। ये 2008 में ये मूवी आई थी और इसी का ये गाना था और इसी के लिए ए आर रहमान को ये दिया गया था। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में जो कोस्टल क्षेत्र है, मुंबई का जो कोस्टल क्षेत्र है, वहां पर ये रोड बनाया गया है, जिसमें 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जो गाड़ियां चलती है, उस वाहन के लिए 500 मीटर लंबे खांचेदार मार्ग एक बनाया गया है। 500 मीटर का एक लंबा रोड या मार्ग बनाया गया है, जहां पर ये धुन बजता है, जय हो। और यहाँ पर किस देश का तकनीक को यूज किया गया है? तो हंगरी का टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज किया गया है। और ये एक कोस्टल कॉरिडोर के रूप में, यानी कि 29.2 किलोमीटर का एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। मतलब एक क्षेत्र, एक एरिया पूरा बना डेवलप किया जाएगा। और इससे क्या होगा? जो नॉर्थ वाला मुंबई है, नॉर्थ मुंबई और जो साउथ मुंबई, उनका जो रास्ता है वो कम होगा। जो रास्ते में समय लगता है वो अब कम होगा और ये संगीतमय अनुभव भी लोगों को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। आंध्र प्रदेश के द्वारा। यहाँ के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। जैसे कि पहले एक रजिस्टर में लोगों का हाजिरी बनाया जाता था, लेकिन अब इसको हटा के एआई से आधारित यहाँ पर फेस जो डिकेट करेगा और फिंगरप्रिंट जो है वो कैप्चर करेगा, एआई के थ्रू अब किया जाएगा, ताकि कोई भी अपने काम को अच्छे से उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करे। या ये ऐसा नहीं हो कि कार्य को सिर्फ टालने के रूप में करते रहे और कभी आए कभी ना आए। तो अब जब एआई
फेस कैप्चर करेगा, तो अब सबको आना ही होगा, अपनी हाजिरी बनाना ही होगा। और यहाँ पर एक शब्द भी दिया जा रहा है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, तो वेतन नहीं। ये शब्द भी यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि अगर आप खुद आके अपने काम को पूरा नहीं करते तो आपको वेतन भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई, यानी कि थाईलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। थाईलैंड वायुसेना ने 11 फरवरी 2026 से एक संयुक्त अभ्यास किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संयुक्त इन सीटू। ये अभ्यास किया गया है, और ये अभ्यास क्या है? तो ये एयरफोर्स का अभ्यास, यानी कि वायु अभ्यास है। अभ्यास क्यों किया जाता है? ताकि लोग जो भी है भारत या थाईलैंड के बीच हो रहा है, या भारत नेपाल के बीच, या किसी भी दो देशों या दो देशों ज्यादा के बीच में हो रहा है, तो वो सहयोग कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास किया जाता है, ताकि कभी ऐसी विपदा आने पर एक दूसरे को अगर सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जान सके, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनका काम करने का तरीके के बारे में। तो इसीलिए इसको किया जाता है। और इसी के साथ जो भारत और थाईलैंड है, उनके 75 वर्षों का रिश्ता जो है, संबंध जो है उनके बीच में, वो भी पूरा हुआ। इसी की खुशी में और इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसको किया जा रहा है। और इसमें भारत की तरफ से कौन से जो एयरक्राफ्ट है वो भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से तो यहाँ पर सुखोई 30 जो है, MK1 जो है, ये यहाँ पर भाग ले रहा है। दूसरा कौन ले रहा है? तो AWACS जो है, ये भी यहाँ पर भाग ले रहा है। AEW&C जो है, ये भी यहाँ पर भाग ले रहा है भारत की तरफ से। और थाईलैंड की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो थाईलैंड की तरफ से ग्रिपेन जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, ये यहाँ पर भाग ले रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक की सहायक कंपनी जो BOB कार्ड ने ब्रेल लिपि वाला प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? देखिए ब्रेल लिपि क्या है? तो जो आंखों से दृष्टिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, उनको स्पर्श करके, जैसे कि कोई भी पेज पे अगर बुक बनाया गया है दृष्टिबाधितों के लिए, तो इस तरह से डॉट करके बना दिया जाता है, ताकि वो स्पर्श करके, और वो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, और अगर ये क लिखा हुआ है तो उसको स्पर्श करके वो समझते हैं कि ये क लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको सिर्फ स्पर्श करके वो अपने सेंसेस को यूज करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसी के लिए ब्रेल लिपि से जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा? ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सहायक कंपनी है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, इनको जो बैंकिंग सुविधा उनके जो ग्राहक जो दृष्टिबाधित ग्राहक हैं, उनके उपयोग और इनको सहयोग के लिए ये बनाया गया है, ताकि इनको कोई भी दिक्कत ना हो, और जो लेन देन का इनका जो विश्वास है वो जारी रहे बैंक के साथ। तो इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है बॉब कार्ड के द्वारा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एक सहायक कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्या, अब तो लास्ट ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिए, और मैं कहती हूँ कि आप प्लीज नोट्स भी बना लीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय सभी को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।